नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। हर साल किसानों पर एक ऐसी आपदा आती है जो उनकी फसल को चौपट कर जाती है। सरकार की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इस संकट से उबरने के लिए इन किसानों को मदद नहीं मिल पाती है। पाकिस्तान से आई हुई ऐसी ही एक आपदा है टिड्डी दल का टेरर। टिड्डियां हर साल आक्रमण करती हैं, हर साल इनका आक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो साल 1993 के बाद से सबसे बड़ा इसको टिड्डियों का हमला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन कहां कमी है, उस कमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और कैसे इस टिड्डी के टेरर से पार पाई जा सकती है, इस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं पूर्व उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा के मदन राठौड़ साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस विचारक जुड़े हुए हैं और कृषि का, एग्रीकल्चर का जो टेक्निकल पहलू है वो हम जानेंगे। कृषि प्रबंध के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर शीतल शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका धीरे धीरे इसकी चपेट में आता जा रहा है और राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अपना एक तरह से कहर दिखा रहा है। क्या दिक्कतें और किस तरह की कमियां महसूस की जा रही हैं, चाहे हम संसाधनों के स्तर पर बात करें, बजट के स्तर पर बात करें या फिर नई रिसर्च के स्तर पर बात करें? क्या दिक्कत राजस्थान सरकार को इस वक्त आ रही है टिड्डियों से निपटने में? कोरोना के साथ साथ जो टिड्डी का प्रकोप पश्चिमी राजस्थान से पूरे मिडिल राजस्थान तक फैला है जी। उसके लिए राज्य सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, लेकिन आपको हम बता दें कि टिड्डियों का जो मामला है उसमें केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका रहती है जी। टिड्डी नियंत्रण का पूरा जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन इस वक्त राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जितना सहयोग दिया जा सकता है उतना दिया जा रहा है और पिछले 4-5 दिन से हम देखें तो टिड्डियां लगभग इस वक्त बिल्कुल नियंत्रण की स्थिति के अंदर है। टिड्डियां जैसे बीकानेर का नौखारा, हमारा नागौर है, अजमेर में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप रहा था, गंगानगर में, बाड़मेर में। इस वक्त पिछले 4-5 दिन से हम देखें तो टिड्डियां बिल्कुल समाप्ति की कगार पर। अब देखते हैं इनका जो दूसरा दौर चलेगा उसके लिए तैयारियां राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर पूरी तरह से की जा रही है। अब केंद्र सरकार इसमें कितना सहयोग करती है वो देखने वाली बात है। अभी जो नियंत्रण हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है मुझे कहते हुए कि केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का टिड्डी नियंत्रण में वर्तमान का जो दौर चला था उसमें केंद्र सरकार की किसी प्रकार की सहायता राज्य सरकार को नहीं दी गई। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ राजनीति की जा रही है कांग्रेस शासित राज्यों के साथ में। यही टिड्डी प्रकोप गुजरात में है तो वहां पर केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है, पूरे संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान के साथ इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है वो वास्तव में चिंतनीय और सोचने वाली बात है। जी उपेंद्र जी, इस बात को तो इसलिए थोड़ा सा कम हम मान पाएंगे, वजह यह है कि जो नियंत्रण दल बना हुआ है, हम लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये जो दल है, ये संगठन कोशिश ये करता है कि टिड्डियों का प्रकोप कम हो। इसके 12 में से 8 लोग राजस्थान में बैठते हैं। मैं उनको जगहों के भी आपको नाम बता सकता हूं जो राजस्थान में बैठते हैं: जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर और सूरतगढ़। इन सभी जगहों पर अधिकारी बैठते हैं और वो अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि टिड्डियों का प्रकोप यहां नहीं होना चाहिए। 4 बैठते हैं हेड ऑफिस में फरीदाबाद में, लेकिन बहुत बड़ा लवाजमा विभाग का अगर यहां बैठता है तो उसके बाद अगर यह कहा जाए कि टिड्डियों का नियंत्रण हो जाएगा तो थोड़ा सा बात ऐसा लगता है कि अभी भी इसको हल्के में लिया जा रहा है। सर बिल्कुल केंद्र सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि इन स्थानों पर, इन जिलों में बैठ जी। मुद्दा यह है कि इन्होंने किया क्या। इनको ये टिड्डी हर साल आती है, मौसम फिक्स है, दिन फिक्स है, समय फिक्स है, तो पहले से ही इनकी तैयारियां राजस्थान के अंदर या देश के अंदर इनका प्रवेश नहीं हो इसके लिए क्यों नहीं की गई, ये इनको देखना है। इसमें ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, लेकिन होने के बाद जब बात सारी बिगड़ गई इनके हाथ से, टिड्डियां करोड़ों की तादाद के अंदर फसलों को चपट करने लगी,
उस वक्त राज्य सरकार ने मोर्चा संभाला और राज्य सरकार के जो योगदान था, जो इनकी कार्यप्रणाली। जी चलिए, आपकी बात एक तरह से आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उसको पूरा काम करना चाहिए। हालांकि इस बात को इस तरह से टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जो किसान हैं, बहुत बड़ा इलाका जो है वो किसानों की जमीन के तौर पर यहां पर राजस्थान का जाना जाता है। बहुत बड़ा वर्ग, किसान वर्ग यहां पर खेती करता है। मदन राठौड़ साहब के पास आना चाहूंगा। राठौड़ साहब, केंद्र सरकार को बार बार इसमें सामने लाया जाता है। केंद्र सरकार को इसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि दूसरे राजनीतिक दल की यहां पर सरकार है, इस वजह से यहां पर सहयोग नहीं किया जा रहा, और गुजरात में चूंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां पर सहयोग किया जा रहा है। कहां तक इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ विराजमान है जी, इस समय उनको ये इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। उनको स्पष्ट रूप से जो कुछ भी सुझाव देने हैं या काम करना है वो करके दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है, इनको मालूम नहीं है कंटीजेंसी प्लान के लिए इनको पैसा दिया गया है। जैसे संतोष गंगवार ने और नरेश गंगवार ने जो यहाँ पर जो सीएस है उन्होंने भी, और अलग अलग जैसे ये क्लोरोपाइरीफोस है वो उपलब्ध करवाई है। तो ये सारा कोई केंद्र सरकार से मिला है इनको। तो ये डेल्टा मैथ्रिन है, बेंडियोकार्प है या मेलाथियान है, ये सारी जो कहां से दी गई है? केंद्र सरकार ने दी है, और केंद्र ने सभी प्रदेशों को दी है। समान व्यवहार किया है। जनता कोई राजनीति में नहीं पड़ती है, और केंद्र सरकार भी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि किसी भी स्टेट की जनता को कोई तकलीफ हो। ये सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में टिड्डी दल आता है, और इस बार अप्रैल 11 अप्रैल से शुरू हो गया। राजस्थान की करीब 37,000 हेक्टेयर भूमि पर निश्चित रूप से इसका प्रकोप हुआ है, और अभी जैसे दूसरे प्रदेशों में भी गई है। तो ये बातें इस समय देखिए, यदि ये राजनीति की बात करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश से ऐसी फर्जी बसों को भेज करके और वहां अपना समय गवा खराब कर रही है। अरे उनको ये चाहिए, अरे मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार कर क्या रही है इस समय। उनको ये सब नहीं, आप केंद्र पे ढोल रहे हैं, केंद्र पे डाल रहे हैं। आपको केंद्र की बात नहीं करना चाहिए था, सीधा ये बात करना चाहिए था कि केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर के इस प्रकोप को कैसे रोका जा सके, टिड्डी को कैसे नहीं आने दें, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। तो मिलकर के काम करें। राजस्थान सरकार में आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? आपने ये राजनीति की बात क्यों की? आपको जनता के हितों की पैरवी करना चाहिए था। जनता इस समय परेशान है, किसान परेशान है, और वो उसकी फसल चौपट हो रही है। हमारे राजस्थान में आपको मालूम है कि बाजरी और मक्का, बाजरी और ज्वार, केवल ये 2 फसलों पर और ये प्रकोप हुआ है। कोई गेहूं की फसल तो काट करके ले ली गई है। और आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? क्यों राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं इस समय? अभी आप तैयारी करिए, इस प्रकार का सुझाव दीजिए कि अक्टूबर जो दूसरा फेज आने वाला है उसमें यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है तो हमें किस प्रकार से मुकाबला करना चाहिए, इसकी बात करो ना। आप ये राजनीति की बात बीच में क्यों लेकर के आए? क्यों केंद्र को और इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हो? आप अपनी जवाबदारी निभाने का काम करो। गुजरात ने अपनी जवाबदारी निभाई है। मैं आपसे कहूं कि क्लोरोपाइरीफोस क्यों नहीं ला करके समय पर आप किसानों को उपलब्ध करवाते हैं? किसान इस समय परेशान है, किसान छिड़काव करने के लिए तैयार है, आप लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं। अरे कंटिजेंसी प्लान है, आपने 5 करोड़ आपको जो पैसा दिया गया, आपने 5 करोड़ का कंटिजेंसी प्लान रखा है। अरे आप क्या किसान को राहत देने की काम बात करोगे? आप क्यों नहीं इनको, और जैसे डेल्टा मैथ्रिन है, डेल्टा मैथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना चाहिए। किसान छिड़काव करने के लिए मशीनें खरीदता है, आपने उसकी कीमत बढ़ा दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखिए आप इस समय चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, आपको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ये आपने क्यों, और ये छिड़काव करने की जो मशीन होती है उस पर क्यों आपने रेट बढ़ा दी? तो मशीन 1700 रुपए में मिलती, अभी 2300 रुपए में, 2500 रुपए में किसान को उपलब्ध नहीं हो रही है। ये क्या बात है? आपको जब मालूम है, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, इस विषय पर राज्य सरकार को छिड़काव करने की जो मशीनें हैं उसकी कीमतें कम कैसे की जा सके? अरे आप सब्सिडी की बात क्यों नहीं करते हो? उस किसान को आप सब्सिडाइज रेट पर मशीन क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हो? ये राज्य सरकार की जवाबदारी है, ये केंद्र की जवाबदारी नहीं है। केंद्र आपको केमिकल उपलब्ध करवा सकता है, केंद्र आपको और कंटिजेंसी प्लान के लिए पैसा दे सकता है। राठौड़ साहब वापस लौटूंगा आपके पास। मैं आपको चैनल पे जाके दिखा सकता हूँ। राठौड़ साहब आपके पास वापस। जी, नियंत्रण में इन्वॉल्व है,
जी राठौड़ साहब, उपेंद्र जी आपके पास वापस लौटूंगा। राठौड़ साहब, उपेंद्र जी आपके पास वापस लौटूंगा। जी उपेंद्र जी, राठौड़ साहब आपके पास वापस लौटूंगा। करना चाहूंगा, आप और हम मिल करके किसान का भला कैसे कर सकते हैं, इस पर चिंतन करो। जी किसान को राहत कैसे दे सकते हैं, राठौड़ साहब। जी राठौड़ साहब, और एक प्रॉपर चैनल से, उपयुक्त माध्यम से बात पहुंचाएं। अरे भाई, लालचंद जी कटारिया साहब वो मंत्री हैं, नरेश गंगवार जी चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी ने जो राय दी और लालचंद जी कटारिया ने उसको क्यों नहीं भेजा केंद्र के पास? मुझे इसका जवाब आप दे सकते हैं? आपके पास में है इसका जवाब? आपने उन मशीनों की कीमतें क्यों बढ़ा दी? जी राठौड़ साहब वापस आपके पास लौटूंगा। राठौड़ साहब, उपेंद्र जी दोनों के पास वापस लौटूंगा। राजनीतिक पहलू हमने इसका जान लिया। जी राठौड़ साहब वापस आपके पास लौटूंगा। उपेंद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर शीतल जी बैठे हुए हैं। जी उपेंद्र जी, एक बार वापस लौटूंगा आपके पास। काम करें ना, आप और हम दोनों मिलकर के आप तो ये बताइए कि टिड्डियों के पशुओं को जोड़कर के बारे में चिंतन करें। जो विशेषज्ञ हैं, जिन विशेषज्ञों ने ये राय रखी है कि आप क्लोरोपाइरीफॉस का टिड्डी नियंत्रण में करवाओ, तो आप ये उपलब्ध करवाओ ना। जब केंद्र आपको दे रहा है, आप किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारी कि हम किसान तक ये नहीं पहुंचा पा रहे राठौड़ साहब, और उस मशीन की कीमत मत बढ़ाइए, उसकी कीमत और कम करिए, उसमें सब्सिडी दीजिए। आपने सब्सिडी दी क्या? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, वो जो छिड़काव है उसको सब्सिडी देने का प्रावधान है, किसी भी किसान को आपने सब्सिडी दी है क्या? इस बात का एक जवाब दे दीजिए। राठौड़ साहब वापस आपके पास लौटूंगा। राठौड़ साहब वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर शीतल शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इतने लंबे समय से अगर हम टिड्डियों के प्रकोप से मुकाबला कर रहे हैं अभी तक। जी राठौड़ साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। राठौड़ साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर साहब अभी बैठे हुए हैं, डॉक्टर शीतल, उनसे मेरा सवाल है। डॉक्टर शीतल, आपसे मेरा सवाल है, जो टिड्डियों का प्रकोप है, इतने लंबे समय से प्रकोप चला रहा है, क्या तकनीकी तौर पर दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप कृषि विभाग को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या संसाधनों की कमी है? क्या विभाग में लोगों की कमी है? या फिर लग रहा है कि अभी तक हम इस मुसीबत को उस रूप में पहचान ही नहीं पाए कि आगे ये कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकती है? क्या दिक्कत आई है डॉक्टर साहब? आपको बीच में बसों वाली बात मैंने बीच में इसलिए कही है कि आप तो वहां भाई, आप लगो किसान का भला करने में, किसान के हित की चिंता करो, और हम और आप मिलकर। आप राठौड़ साहब, आप अब तक की बहस में बार बार मुद्दा भटका रहे हैं। उपेंद्र जी, मुद्दे से उपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। उपेंद्र जी, क्यों नहीं दी मशीन की, इसका जवाब दो जी। आप बता सकते हो सब्सिडी दे रहे हो किसान को? राठौड़ साहब, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। सब्सिडी दी है क्या? आपके केंद्रीय मंत्री, मुझे एक नट बात बता दो। एक ही सवाल करता हूँ कि जो पायरोफ्लोरोफॉस जो छिड़काव करते हैं इस मशीन पर आपने पता ही नहीं किसान को सब्सिडी दी है क्या? अरे अब एक भी किसान को सब्सिडी दी है क्या, ये बता दो। मैं दूसरे मुद्दे पर बात करूंगा। आप ये बताइए, किससे करेगा किसान? एक सूबे का मुख्यमंत्री एक मंत्री को चाहिए, कृषि विशेषज्ञ है, बता दे कि छिड़काव से टिड्डी भागता है, तो उस मशीन से छिड़काव करेगा किसान। अब आप मुझे बताइए कि उस मशीन पर सब्सिडी देने का प्रावधान है, आप किसान को सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हो? एक तो जी हो तो बता दो। जी राठौड़ साहब, मैं डॉक्टर साहब के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, दिक्कत कहां आ रही है? मैं तकनीकी दिक्कत से आप का इसमें जवाब चाहूंगा। क्या दिक्कत है? क्या हम इस आपदा को उस तरीके से समझ नहीं पा रहे कि हमें इससे मुकाबला कैसे करना है? क्या संसाधनों की कमी है? क्या समन्वय की कमी है? या फिर स्टाफ की कमी है? दिक्कत क्या है? बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ जो टिड्डियों का आना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। टिड्डियों का जो प्रकृति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैं आपको बताऊं कि एक दिन के अंदर जो टिड्डियों का 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल का जो होता है वो 3500 लोगों के बराबर खाना अपना समाप्त कर देता है अपनी वजन से ज्यादा। मतलब एक टिड्डी एक दिन के अंदर 2300 ग्राम से लेके 2500 ग्राम तक खाना खा जाती है। तो ये बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चुनौती दुनिया सारी देख रही। देखिए, पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान में ये है, मध्य प्रदेश में ये है, गुजरात में है। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में वास्तव में ये स्थिति बड़ी दुखद है कि दोनों तरफ हम एक तरफ
मानव पे जो है एक चुनौती आई हुई वो कोविड-19 के रूप में आई हुई है, और जो हमारी फसलें, जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है, उस पर भी चुनौती एक बड़ी आई हुई है। तो ये स्थितियां बड़ी दुखद हैं। अब आप इसमें ही समझ लें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसने जनवरी के महीने में ही 53 देशों को ये संदेश भिजवा दिया था कि इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब की एक दुखद स्थिति और हुई, ये जो ईस्ट अफ्रीका में जहां पे इसकी उत्पत्ति होती है, वहां पर अब के बाद जिस समय बरसात नहीं होनी चाहिए उस समय बरसात हो गई। तो बरसात होने से इसकी जो है ग्रोथ बहुत तेज हुई, इसका जो तेजी से ये बढ़ी। अब इसके बढ़ने की संख्या आप देखें, एक दिन में ये एक बार में 150 अंडे तक दे सकती है, 40 से लेके 150। और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां वर्षा हुई, वहां पे साइक्लोन आया, उन परिस्थितियों में जो है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हमको भी झेलना पड़ रहा है। जैसा मैं आपको बताऊं, जितना लगभग राजस्थान में एरिया, उतना ही पाकिस्तान में 3.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पाकिस्तान में प्रभावित हुआ है। राजस्थान की स्थितियां राजस्थान का किसान बहुत जीवट वाला किसान है और बहुत मेहनत करके अपनी फसल को उत्पादन करता है। जो पहले दौर में जिस समय आनी नहीं चाहिए थी, उस समय जो दिक्कत आई, उससे कई फसलें हमारी बर्बाद हुई। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा था। आपने बताया कि 3,500 के आसपास लोगों का भोजन एक बार में चट कर जाती है, 200 किलोमीटर तक का अगर ये सफर तय करती है। और संसाधनों की अगर बात की जाए, देखिए दिक्कत तब आती है जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से थक हार कर इस तरह के उपाय बताए जाते हैं कि आप तेज शोर कीजिए, थालियां बजाइए, घंटियां बजाइए, उनसे ये टिड्डियां भाग जाएंगी। पहली बात तो क्या ये उपाय कारगर है? लेकिन कारगर भी अगर इसे मान लिया जाए तो नहीं लगता आपको कि इसके लिए कोई दूसरा एक सार्थक उपाय यह होना चाहिए कि पेस्टिसाइड जो इन तरीके से असर करे, इनके अंडों को भी नष्ट करे, और इसके अलावा कोई दवा का ऐसा छिड़काव जो कि फसल के उपज के वक्त उसमें ऐसी दवाई डाल दी जाए ताकि जब भी कोई इस तरह का प्रकोप सामने आता है तो वो उस पर असर ना करे। ऐसा कोई साधन नहीं जुटाना चाहिए? देखिए, अभी जैसी चर्चा में बात आई कि इसका एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के स्तर पे बना हुआ है। वो FAO और जो पास के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनसे ये आती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान से आती है, बहुत लंबे दूर से चलती है। देखिए, ये पहले अफ्रीका में पैदा होती है, अफ्रीका से होते हुए कई, जैसे अमन है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान, इधर से होते हुए हमारे यहाँ आती है। तो इस पे अर्ली वार्निंग का इसमें 3, 4, 5 काम करने की जरूरत है। पहली बात तो कि हमको ये जब आने की चुनौती हो तो पहले पता लग जाए कि कितनी मात्रा में आ रही है और कितने दिनों में पहुंच रही है, तो हम अपनी तैयारी पहले कर लें। जैसे बात चल रही है कि हमें इसमें मेलाथियोन की अगर स्प्रे की जरूरत है, मेलाथियोन की व्यवस्था कर लें, इसमें पावर स्प्रेयर्स की जरूरत होती है, उसकी कर लें। दूसरा, इसमें हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जो केमिकल मेजर्स हैं, वो केमिकल मेजर्स जो है हमारे इकोसिस्टम को खराब करते हैं। मेलाथियन आप डालेंगे तो वहां की मधुमक्खी खत्म हो जाएगी, वहां का अर्थवर्म खत्म हो जाएगा, और कई चीजें जो हमारे लिए फसलों के लिए फायदेमंद है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ भी इसमें जाना पड़ेगा। जैसे कि चाइना में आपके उन्होंने डक्स भिजवाई हैं, वो एक डक एक दिन के अंदर 2500 से ज्यादा जो लोकस्ट है उनको खत्म कर देती हैं। तो कई ऐसे सिस्टम, एक फंगस है जो फंगस का अगर उस समय डाल दी जाए तो फंगस उसको 3 दिन के अंदर समाप्त कर देती है। अब इसमें चुनौती 2 तरह की, कि ये एक दिन में 150 किलोमीटर चलती है लगभग, तो ये एक जगह एक खेत पर आकर बैठी, हमें पहली चुनौती है कि पहले खेत में ही खत्म कर दिया है, क्योंकि ये 150 किलोमीटर फिर जाएगी और 150 किलोमीटर जाके फिर आगे भी ये उसी तरह से नुकसान करेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो आप भी सब लोग जानते हैं, कि ये जहां बैठती है वहां सफा चट हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता। अभी जो थोड़ी सी परिस्थितियां जो संतोषजनक हैं वो ये है कि अभी खेतों में फसलें नहीं है। जिस समय ये 11-12 अप्रैल के आसपास जब ये रिपोर्ट हुई थी, उस समय खेतों में फसलें थी। अब खेतों में वो फसलें कट चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अब जो दौर आ रहा है वो दौर फिर नुकसान करेगा, क्योंकि अगली फसलें फिर आने वाली है। दूसरा नुकसान इससे ये होगा कि अभी जो खेत के अंदर जितने भी पेड़ हैं, पहले तो रेगिस्तान में पेड़ कम होते हैं, और हमारे यहाँ जो वैरायटी इसकी आती है ये 6-7 तरह की होती है। हमारे यहाँ जो आती है वो सबसे खतरनाक वाली, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली है, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट लोकस्ट। ये डेजर्ट लोकस्ट के अलावा इसकी 3-4 रेड लोकस्ट होती है, ये माइग्रेटरी लोकस्ट होती है, एक ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट होती है, एक अमेरिकन लोकस्ट होती है, कई इसकी। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है डेजर्ट लोकस्ट, वो हमारे यहाँ पे आती है। तो हमारे लिए पहला दायित्व है कि जहां पर वो बैठे वहीं पे खत्म कर दी जाए, ताकि अगला जो पड़ाव है उसको, ये तो जहां पड़ाव डालेगी वहीं पर ये नुकसान करेगी। तो हम उसका मेलाथियन पे स्प्रे करें। सरकार का ये दायित्व निश्चित रूप से बनता है कि उस पे
जो है मेलाथियोन का स्प्रे उसी समय हो जाए। हमारी ये तैयारी पहले रहे, इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, और जो हवाई छिड़काव है उस पर भी कंसिडरेशन किया जाना चाहिए जी। आज ही समाचार पत्रों में था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जो है दल बनाया गया जो इसके लिए पूरे राज्य में इसका नियंत्रण कैसे किया जाए उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर सक्रिय करेगा जी। तो ये बहुत अच्छी सोचने वाली बात है, क्योंकि आज के जो मुख्य सचिव हैं डीबी गुप्ता जी, ये पहले कृषि सचिव, प्रमुख सचिव कृषि रह चुके हैं, एसीएस कृषि रह चुके हैं, उनका कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव है। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी दिशा में चल रही हैं, लेकिन ये चुनौती इतनी बड़ी होकर उभर के आई है, अच्छा इसकी अपेक्षा नहीं थी जी। अनपेक्षित जब चुनौती आती है तो ये जो वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो चुनौती देते हैं उनके लिए भी एक चुनौती बन जाते हैं, जो आपको सूचना देते हैं उनके लिए भी एक समस्या बन जाते हैं। अब देखिए, पहली चुनौती है ये हमारे समय से पहले आया, दूसरी चुनौती ये है कि मात्रा में ज्यादा आया, तीसरी चुनौती है कि 3 इन स्टार में आया है, यानी कि पूरी विकसित टिड्डी है। इसका 90 दिन का जीवन काल होता है, 50 दिन इसको एडल्ट होने में लग जाते हैं। ये बाकी के जो 40-50 दिन में उसमें 3 बार अंडे देते हैं, और 3 बार अंडों में एक बार में 40 से लेकर 150 अंडे हो सकते हैं। तो जो बरसात अभी हो रही है उसमें उसको अनुकूल वातावरण मिल रहा है, उससे ये तेजी से ग्रोथ कर रही है। लेकिन इस पे अगर जैसा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, भारत सरकार पहले से इस पे काम कर रही है, तो ये सरकारें मिलकर काम करें तो इसमें ये नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसमें निश्चित रूप से जिस वर्ष भी आए उस वर्ष भी ड्रोन से और जो हेलीकॉप्टर वगैरह से जो और डिवाइसेज हैं, एरियल डिवाइसेज हैं, उनसे स्प्रे की बारे में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनौती का आकार बड़ा है जी, संख्या बड़ी होती है। अब आप देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में 40 से लेके 80 मिलियन तक टिड्डी की संख्या हो सकती है। अब इतनी बड़ी संख्या में नियंत्रण करना किसान के बस बिल्कुल की बात ये नियंत्रण और किसान के बस की बात किसी भी नहीं कि उनके जो क्षेत्रफल है, खेत हैं वो छोटे हैं, और जो हाथ वाले हथियार हैं, जो हाथ वाले औजार हैं, उनसे नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। ये भी सोचना पड़ेगा कि हम पहले अगर चुनौती को अगर हमें महीने भर पहले पता लगे और हम अपनी तैयारी के साथ रहें तो वो जो नुकसान पहुंचाती है उस नुकसान को काफी हद तक बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि इसको भांपना होगा, इसको पहचानना होगा कि चुनौती क्यों आ रही है। उपेंद्र जी, केंद्र सरकार इसमें मदद कर सकती है और केंद्र सरकार इसके लिए बड़ी तौर पर जिम्मेदार तो हो सकती है, लेकिन सिर्फ सारी बातें केंद्र सरकार पर छोड़कर और उसी की तरफ देखना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो विभाग हैं, स्थानीय स्तर पर जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भी इसके उपाय करने चाहिए। रही बात जो नुकसान किया, तो नुकसान को लेकर भी मुआवजे की घोषणा दूसरे बजट में इस साल के टेन्योर में गहलोत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन उसकी क्या गिरदावरी उस वक्त सही तरीके से हो पाई थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। तो ये जो खतरे को भांपना और खतरे को भांपने के बाद इसके पहलू को उस नजरिए से देखना कि आगे हम इससे किस तरह से मुकाबला करें, इसमें तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार होनी चाहिए। सब कुछ तो केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको जो स्थानीय मदद वहां से मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल पा रही है तो किसान इसका खमियाजा क्यों भुगते, किसान क्यों अपने आंसू बहाए। कोरोना, उसके बाद बरसात, उसके बाद ओलावृष्टि और फिर उसके बाद टिड्डी, सबसे ज्यादा नुकसान किसान को हो रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ा सा नजर हटाकर अपने स्तर पर भी क्या नहीं लगता कि कोई कोशिशें की जानी चाहिए? उपेंद्र जी। देखिए, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी, किसान जहां भी केंद्र बिंदु में आता है वहां पे राज्य सरकार, डॉक्टर साहब उपेंद्र जी से मैं सवाल कर रहा था। सामूहिक जिम्मेदारियां हैं जी, और इसमें जिम्मेदारी जो है बाहर निकल के भी करनी पड़ेगी। जैसे FAO ने एक ग्रुप बना रखा, टास्क फोर्स, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अब के पाकिस्तान और क्षेत्रों में तो सहयोग कर रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में पता लगा कि कुछ सहयोग मिला है। पहले सूचनाएं आई, सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, और जब से अफ्रीका से ये इसका शुरुआत होती है वहां से ही FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसने अपनी सूचनाओं का संप्रेषण शुरू कर दिया था, और वो सूचनाएं आई, और फिर भी काफी हद तक अब नियंत्रण है उस पे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उपेंद्र जी, आज की जो परिस्थितियां उसमें किसान को नुकसान कम होने की संभावना। जी उपेंद्र जी, मेरा ये सवाल आपसे भी है, क्या लगता है आपको सारी चीजें और सारे उपाय केंद्र सरकार से ही हासिल करना, लेकिन किसानों की जो परेशानी है उसको स्थानीय स्तर पर यह कहकर टाल देना कि केंद्र सरकार ने हमें कोई मदद नहीं की, किसान राजस्थान के हैं, राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, लेकिन नियंत्रण जो प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए था वहां से गिरदावरी पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर कृषि वैज्ञानिकों से जो उपाय सामने आने चाहिए तो उनको लेकर सरकार उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही है? उपेंद्र जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर किसानों की समस्या है, और जो भी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है।
लेकिन हमारे संविधान के अंदर, हमारे कानून के अंदर जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर चूंकि ये टिड्डी नियंत्रण का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता है, तो राज्य सरकार उसके अंडर में काम करेगी, न कि उसके ओवरहेड जाकर के काम करेगी। राज्य सरकार ने जितने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उनका समुचित उपयोग किया है, प्लस अपनी तरफ से और जितना ऐड किया जा सकता है। उपेंद्र जी, अभी तक छिड़काव ही नहीं हो पाया स्प्रे का, स्प्रे का अभी तक छिड़काव ही नहीं हो पाया। ये तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार को देखना होता है ना। क्या चीज? स्प्रे का जो छिड़काव है, इससे रोकथाम के लिए कृषि उपाय जो बताया जाता है वैज्ञानिकों का, बिल्कुल किया है ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने अपने भौतिक कार्यों को बहुत ही तेज गति से किया जी। इसी का परिणाम है कि टिड्डियां जिस गति से और जितनी संख्या में आई थी वो बहुत बड़े नुकसान की तरफ एक जा रहा था आंकड़ा, लेकिन इतना जल्दी उसको नियंत्रण कर लिया गया। सर, कहां नियंत्रण हुआ? नियंत्रित नहीं हुआ, राजस्थान के रास्ते होकर दूसरे राज्यों में प्रवेश कर गया। कहां नियंत्रित हुआ? देखिए, जो जमीन पर बैठी है उनका नियंत्रण हुआ, जो हवा से सीधी डायरेक्ट वहां पहुंची है उनका बीच सर सीधे नहीं पहुंचते। एक दिन में इनका सफर 150 से 200 किलोमीटर का सफर होता है एक दिन में। मेरी बात सुनिए, हर 50 किलोमीटर पर रुकने के बाद में वो कितने समय तक वहां होल्ड रही, उसके बाद में उन्होंने अगला पड़ाव कितना जल्दी शुरू किया, कई चीजें उस पर डिपेंड करती है। वहां संसाधन पहुंचे उससे पहले ही वो टिड्डियां आगे के लिए प्रस्थान कर गई, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। वहां केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की लेट लतीफी कारण रही है कि वहां पर समय रहते समुचित उपाय नहीं किए जा सके। शायद इस बात से डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे कि जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनके पास एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट समय है। अब मदन जी इस बात को स्वीकार करे या नहीं करे ये इनकी सोच है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय है, यहाँ मिल बैठकर किसानों की समस्या का समाधान करने का नैतिक दायित्व बनता है। यहाँ हमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यादव की नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसानों को समुचित इसके लिए पूरा रिलीफ दिया जाए। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और करती रहेगी। किसानों के नुकसान की भरपाई 100% की जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है राज्य सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा भी इस समय चूंकि कोरोना की बराबर पैरेलल एक समस्या पूरे देश के अंदर, पूरे के अंदर चल रही है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आप देखिए जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, राज्य सरकार की व्यवस्था का पर ये कि राजस्थान के अंदर कोरोना की जो प्रकोप है वो कितना नियंत्रित हो गया है, कितना कंट्रोल हो गया है। चलिए यहाँ पर प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार की कार्य प्रणाली में, उसकी इच्छा शक्ति में किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। टिड्डी वाले कार्यक्रम में चूंकि केंद्र सरकार की भूमिका रही है, तो वहां जो भी नुकसान हुआ है उसमें मैं पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। राज्य सरकार चलिए जी उपेंद्र जी दुगने जोश के साथ कार्य किया। जी उपेंद्र जी, वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद जो सवाल है वो मैं मदन राठौड़ साहब से करना चाहूंगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से इस कोरोना के संकट काल में टिड्डियों से मुकाबले को लेकर क्या योजनाएं, उन पर सवाल करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
खास खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के उस संकट की जो हर साल उन पर हमला करता है और उनकी फसलों को चौपट कर जाता है। लेकिन सरकारों और प्रशासन की क्या इसमें गतिविधियां नजर आ रही हैं, किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा के नेता हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक हैं और पूर्व उप मुख्य सचेतक हैं राजस्थान विधानसभा के मदन राठौर साहब, कांग्रेस विचारक उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी और डॉक्टर शीतल शर्मा पूर्व निदेशक हैं कृषि प्रबंधन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर साहब, आपके पास इसमें कुछ आंकड़ों के साथ आना चाहूंगा। 2019 की अगर बात करें, इस बार के टिड्डी अटैक की बात करें, तो जून में पिछले साल ये टिड्डी का अटैक शुरू हुआ। अब केंद्र सरकार की जो कोशिशें हैं, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसके तुरंत बाद सक्रिय हुआ। उसके बाद सक्रियता बढ़ी, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, यह भी इसके लिए समर्पित है, उसकी भी सक्रियता बढ़ी। फिर इसके बाद इसके लिए डेडिकेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सक्रिय हो गया। सारे विभाग सक्रिय हो गए। लेकिन जून से लेकर अब तक, पहले तो इसका स्पान कम होता था, पहले टिड्डियां जल्दी खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अभी तक टिड्डियों का प्रकोप खत्म नहीं हो पा रहा है। यह तब है जब केंद्र सरकार की तरफ से जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, जो एक बड़ा लवाजमा दिया गया है, जिनको एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है, जिनके लिए कई सीनियर लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, वो अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। राठौर साहब। जी मदन जी। राठौर साहब, आपसे मेरा ये सवाल, इतनी कोशिशें, इतने डिपार्टमेंट का पूरा लवाजमा, उसके बावजूद अगर अब मैं आपको एक बात बताऊं, जी बताइए। अपने यहाँ विशेषज्ञ विराजमान है जी, तो आप एक बात बताएं, क्या क्लोरोपाइरोफॉस का छिड़काव नहीं किया जा सकता? उसका छिड़काव भी किया जा सकता है। आपने बताया कि मेथालियन जो करेंगे उससे वो मधुमक्खी वगैरह वो मर जाएगी, लेकिन टिड्डी वहीं इसका छिड़काव करने की आवश्यकता है जहां पर टिड्डी का प्रकोप बढ़ा है, टिड्डी दल आया है, तो वहां इसका छिड़काव करने से निश्चित रूप से और किसान अपना बचाव खुद भी कर सकता है। देखिए, इस समय मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता था। पिछली बार भी जो मैंने बात कही वो इसीलिए कही कि इन्होंने केंद्र 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 बोला। मैं आपसे एक बात बताऊं, केंद्र ने तत्काल स्टेट्स को सावधान किया, स्टेट्स को इसमें राशि उपलब्ध कराई। मैं आपसे बताऊं, 10 करोड़ रुपया इसमें अनुदान देने की बात कही गई थी। तो अभी जब ये अनुदान देने क्यों नहीं दे रहे, जब किसान खुद अपनी फसल का बचाव करना चाहता है, उस जो छिड़काव करने वाली मशीन है उस पर इनको सब्सिडी देना चाहिए था। जो 1700 रुपए की रेट थी, अभी 2300 रुपए में नहीं मिल रही है और 2500 रुपया मुंह मांगे, यानी लोग अपनी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। उसका छिड़काव होना चाहिए था। चाहे इसको डेल्टा मैथिन करो, बेंडियो कार्ब का भी छिड़काव किया जा सकता है और मेलाथियन का भी छिड़काव किया जा सकता है। तो इसके लिए जब उस किसान को आप व्यवस्थाएं नहीं दोगे तो किसान क्या करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, कोई सेंट्रल का काम नहीं है। इन मशीनों की कीमतें कैसे सीमित की जा सकती है, किसान को कैसे मजबूत किया जा सकता है, किसान को सब्सिडी कैसे दी जा सकती है, ये व्यवस्था इनको करनी चाहिए। कंटीजेंसी प्लान दिया, कंटीजेंसी प्लान में इन्होंने प्रावधान केवल 5 करोड़ का रखा है राजस्थान लेवल पर। नरेश गंगवार जी ने जो अभी दिया, ये केवल 5 करोड़। मैं सोचता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मामला है, ये कोई पर्याप्त राहत नहीं है। केंद्र ने आकलन करने के लिए कहा, इनके पास पटवारी नहीं है जो इस समय केवल ये कोरोना, ये बात ठीक है, उसमें भी लगना जरूरी है, लेकिन ये पटवारी इसका जो मूल्यांकन करना चाहिए था, आंकलन करना चाहिए था, जो रिपोर्ट गिरदावरी की भेजना चाहिए था, वो अभी तक इन्होंने तैयार नहीं किया। केंद्र ने मांगा है, केंद्र इसमें राहत देगी, जितना उसको केंद्र को देना है वो निश्चित रूप से देंगे। हमारे सांसद भी और उचित माध्यम से सक्षम नेतृत्व तक ये बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं कि राजनीति इसमें नहीं करना चाहिए। स्टेट के नेता और केंद्र के नेता अपने अपने जहां जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इसका पूरा का पूरा उपयोग किसान को लाभ पहुंचाने में करना चाहिए। ये मेरी एक राय है। अब ये कह रहे हैं कि आप केंद्र की विफलता पर हंस रहे हैं, मैं हंस नहीं रहा हूं। मैं तो वो उपेंद्र जी की उस बात पर हंस रहा था कि उपेंद्र जी इसकी तैयारी करके नहीं आए थे, वो अपने स्टेट का बचाव करने के लिए अनर्गल, मतलब वो जो स्टेट ने काम नहीं किया वो बता रहे थे। जैसे ये बात बिल्कुल सही है कि अक्टूबर नवंबर में प्रतिवर्ष आया करती है, इस बार कुछ जल्दी आ गई। तो जो ही सूचना मिली, केंद्र ने स्टेट को सावधान किया है, अधिकारी विराजमान है, उनको भी ये जानकारी है कि हम केवल एक ही इश्यू पर नहीं और निर्भर कर सकते।
तत्काल क्या लाभ दिलाया जा सकता है, उस प्रकार का लाभ उसको दिलाना ही चाहिए। ये मैं बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। किसान को भी मजबूत करिए, किसान को राठौर साहब दिलाना चाहिए, दिलाया नहीं। जी उपेंद्र जी पहले उपेंद्र जी बीच में नहीं, उपेंद्र जी एक बार राठौर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे उपेंद्र जी बीच में नहीं, एक बार पूरा फिर आपको भी सुन लेंगे जी। सब्सिडी दी है क्या एक ही मशीन पर? उपेंद्र जी छिड़काव करने की जो मशीन होती है उस पर आपको सब्सिडी देने का प्रावधान है, आपने नहीं दी, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी। स्टेट गवर्नमेंट ने किसान के साथ छलावा किया है, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप और हम दोनों किसान के प्रतिनिधि हैं, हम किसान के हित की बात करें, अपनी राजनीति करने के लिए बहुत मौके आएंगे, तब अपनी राजनीति अपन कर लेंगे। अभी राजनीति में मत पढ़ो, प्लीज आप राजनीति में मत पढ़िए। और राजनीति की बात करना चाहो तो मेरे पास में बहुत मुद्दे हैं, मैंने नहीं की, बहुत मुद्दे हैं। क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश में आप फर्जी बसों की संख्या भेजने की? क्या जरूरत थी? आप मुझे बता सकते हैं इसकी बात? आप क्यों ऐसी बात लाते हो जिससे कांग्रेस की विधायक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एमएलए ने क्यों किया है? कांग्रेस की एमएलए ने कांग्रेस की एमएलए ने कहा है कि ऐसी ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। आप क्यों बीच में पड़ते हो? राठौर साहब आज किसानों की बात कर लेते हैं। राठौर साहब आज किसानों की बात कर लेते हैं। हमने नहीं लगाया, कांग्रेस की एमएलए ने लगाया। राठौर साहब किसानों की बात करें, आज किसानों को लेकर बात कर लें, बसों को लेकर फिर कभी बात की जाएगी। पहुंचने का काम करो, हरियाली आंसू मत बहाओ, किसान के आंसू पहुंचने का काम करो। उसको कैसे, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आप ऐसा एक प्लान तैयार करिए, गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करिए, रिपोर्ट तैयार करके भेजिए। किसानों का मसीहा ऊपर बैठा है दिल्ली में, निश्चित रूप से पूरी राहत देगा, पूरी रात चलेगी किसान को। तक आप अभी देखिए कितनी घोषणाएं की है, ये जो आप देखिए जो अभी जो दिया गया है उसका एक बार स्टडी करो, स्टडी करके देखिए कि किसान को कितना फायदा मिल रहा है। अभी जो एक पैकेज दिया है किसान के लिए, पैकेज दिया, उसको पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा जी, आपने नहीं पढ़ा। पढ़ा होता ना तो आप प्रकार की बात नहीं करते। आप पढ़ते ही नहीं हो, आप ऐसे पढ़ के आप तो आदमी है, आप समझदार हैं, आप कृपया बीच में व्यवधान नहीं करें। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का पैकेज दिया, उसमें किसानों को कितना फायदा पहुंचाने की बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सुनो तो सही, आप सुनेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। खाली बात सच नहीं होगी, खाली बात नहीं करता, खाली बात नहीं है। गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करिए जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कृपा करके गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाओ, स्टेट गवर्नमेंट की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र के पास भेजो। केंद्र निश्चित रूप से किसान की चिंता करता है, हो रही है तैयार। केंद्र राजनीति नहीं करेगा। आपके जो गुजरात को दिया, जो गुजरात को दिया, उसी राजस्थान में भी दिया। पार्टी राजनीति नहीं करती, वो अपनी जनता के बात करती है। जी डॉक्टर जी, मदन जी उपेंद्र जी, और इससे पहले भी सारे आंकलन तैयार करने के लिए आप कर रहे हो, आप तैयार करो, आप केवल डींगे आगे और कुछ नहीं करते। जी उपेंद्र जी मेरे ख्याल से आप दोनों अगर इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो आवाज ना तो आप एक दूसरे की सुन पाएंगे, ना ही दर्शकों तक आपकी कोई बात पहुंच पाएगी। मिले तब आप बोलो जी डॉक्टर शीतल जी हमारे साथ। जी डॉक्टर शीतल जी से मेरा एक सवाल। आप गलत बोलोगे तो मैं कैसे सुनूंगा? उपेंद्र जी एक बार पूरी बात सुन के आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं, बीच में ना टोके, मेरे ख्याल से तब सही रहेगा। हम जिस बात पर, जिस नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। मैं हंस नहीं रहा था, मैं आपकी जो आपने आज स्टडी नहीं किया ना, उस पर हंस रहा था। राठौड़ साहब ऐसा नहीं करें, अपन दोनों मिलकर के देखिए, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किसान के हितों की चिंता करो। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, बिल्कुल सही है राठौड़ साहब, आपने सही कहा। ये सबको मिलजुल कर एक साथ सबकी मिलकर के किसान के भले की चिंता करो। जी ये मेरा राठौड़ साहब है। बिल्कुल राठौड़ साहब जी, राठौड़ साहब आपने सही कहा। उपेंद्र जी आपसे मैं सवाल करूंगा, आपकी बात आपको रखने का पूरा मौका मिल रहा है। मैं दूसरी चिंता और हो रही है,
यदि ये टिड्डी दल आया और वन क्षेत्र में चला गया, आपको मालूम है ये पत्तियां खाता है, वो फसल। सर मेरा अगला सवाल यही था, मैं इसी सवाल के साथ डॉक्टर साहब के पास जाना चाह रहा था। हम कहीं नहीं रहेंगे, इसकी चिंता करो जी। वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल और केंद्र सरकार, राठौर साहब, यदि आपकी केंद्र सरकार निश्चित रूप से मानसून रुकेगा, मानसून आएगा। यदि पत्तियां खा गया टिड्डी दल तो मानसून प्रभावित होगा। इस बात को हम सबको समझने की जरूरत है, राठौर साहब, अध्ययन करने की जरूरत है, विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत है, और जो देश हैं, सक्षम देश हैं, उनसे भी हमको सलाह लेनी है। राठौर साहब, रूप से हम सलाह लेंगे जी और लेकर के किसान को राहत पहुंचाने का राठौर काम साहब करेंगे। जी। राठौर साहब, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से बिल्कुल, आपने जिस विषय को लेकर मैं अगला सवाल करना चाह रहा हूँ। उपेंद्र जी अभी रुकिए, केंद्र सरकार के अधिकार, उपेंद्र जी अभी रुक जाइए, मेरा सवाल डॉक्टर साहब। उपेंद्र जी आप चिंता मत करिए, आप अपनी जवाबदारी निभाइए। जी उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री मुझे बोले तो मैं 100 ट्रेन उपलब्ध करवाऊंगा। उपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री तो उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री मुझे फोन करते तो मैं 100 ट्रेन उपलब्ध उपेंद्र जी भागने की बातें करते हैं उपेंद्र जी, किसी और जी कौन कर रहा है उपेंद्र जी, और आप राजनीति की बात हमें बोल रहे हैं, विषय बदल रहे हो ना आप। अरे किसान के भले की चिंता करो, राजनीति अपन बाद में कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो राजनीति कर लेंगे अपन जी। राजनीति की बात मत करो डॉक्टर साहब, अभी हित की चिंता करो जी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर साहब जिस विषय को लेकर, जिस सवाल को लेकर मैं आपके पास आना चाह रहा था उसका जिक्र कर दिया इन्होंने जी। उपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं एक बार। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, राठौर साहब ने एक बहुत बढ़िया और बहुत सही बात उठाई, मैं उस विषय को लेकर आना चाह रहा था। आज ये भी खबर आई है कि इन्होंने धीरे धीरे हमारे वन क्षेत्र की तरफ, जंगलों की तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया है। अगर ये खतरा बड़े स्तर पर सामने आता है और हमारी फसलों के साथ अगर वन क्षेत्र को भी टिड्डियों से बड़ा खतरा में इसका बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह के बड़े खतरे हम न सिर्फ मौसम विभाग को लेकर जता सकते हैं, बल्कि जो हमारी वन संपदा है उस पर भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है। किस तरह का संकट आप देखते हैं? नहीं, ये चुनौती देखिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये पूरी मानवता पे चुनौती है। ये चुनौती इस तरह की है कि ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक अध्ययन किया है जी। उस अध्ययन में ये पाया गया है कि ये जितना भी गड़बड़ हुआ है, जो अर्ली इसका जो इमरजेंस हुआ है, जो जल्दी आया है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है। और क्लाइमेट चेंज में जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय खेतों में फसलें नहीं हैं, तो वो जो पौधे खड़े हैं, जो जितने भी थोड़े कम होते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से इसको तो कुछ खाना चाहिए प्रतिदिन, तो वो जंगली क्षेत्र की तरफ जा सकता है। और ये चुनौती मनुष्य ने पैदा करी है। ये जो जितने भी जीव जंतु हैं या इस तरह के जो पेस्ट है, वो इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी और परिस्थितियां ऐसी कर दी कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा ये कि पॉलीफेगस है, ये कुछ भी जो इसके सामने जो भी वेजिटेशन आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो सबको सफाचट करेगी और ये फॉरेस्ट की तरफ गई तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन प्रयास ये होने चाहिए, देखिए किसान जहां केंद्र में है वहां पे संयुक्त रूप से प्रयास करने की जरूरत है जी। दूसरा, किसान के लिए शुभचिंतक सब हैं, तो जब शुभचिंतक हैं तो इसके लिए एक दूरदृष्टि से एक लंबी अवधि की योजना बननी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज में जो स्पीड है, जो गति है, वो गति कैसे कम हो, क्योंकि जब चुनौतियां बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से जब क्लाइमेट का नुकसान होगा तो आगे जाके मानवता का नुकसान भी होगा। और हम जैसे देश, राजस्थान जैसा राज्य है और भारत जैसा देश जो एक प्रगतिशील देश है, जिसमें अभी भी जो कृषि उत्पादन है उसके GDP में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उनको ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम इन चुनौतियों को कैसे पार पाएं, कैसे राष्ट्रीय स्तर पे, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो समूह बनाए जाएं जो हमें इसमें मदद करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे दें, कैसे हमें इसके नियंत्रण पे, हमारी जो केमिकल पे डिपेंडेंसी है, देखिए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह का कोई भी इसमें केमिकल काम लिया जा सकता है। राठौर साहब ने एक बात कही थी, नाम अलग अलग बताए थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के कोई भी जो कीटनाशी हैं वो इसमें काम लिए जा सकते हैं, लेकिन कीटनाशी का इस्तेमाल हमारे पर्यावरण को खराब करता है, पर्यावरण में जितने जीव जंतु हैं उनको खराब करता है, जो हमारे अर्थवर्म है, जो जमीन के अंदर केंचुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट हम बराबर रूप से डालेंगे, अच्छा इसकी लीथल डोज भी ज्यादा होती,
क्योंकि ये एक बड़ा जानवर है, एक बड़ा पेस्ट है, तो जब हम डालते हैं तो उसका जो केमिकल कंसंट्रेशन होता है वो भी ज्यादा होता है। तो हमें सब बातों पे सोचना पड़ेगा। जितनी डिपेंडेंसी हमारी आज केमिकल कंट्रोल पे है, हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको कम करने की जरूरत है। हमें बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की जरूरत है कि कैसे हम जो इसके बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर हैं उनसे इनका कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और दुनिया में ऐसे कंट्रोल हैं। FAO ने अपनी एक जो लोकस कंट्रोल है उस पर एक अपनी पुस्तिका जारी की हुई, उसमें उन्होंने 7-8 बायोलॉजिकल मेजर्स दिए हुए हैं। दूसरा एक बात कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी काफी इनोवेटिव हैं, जैसा कि नरेश पाल गंगवार साहब का नाम लिया अभी, काफी इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो वो लोग भी इस बात पर विचार करें, तकनीक के अधिकारियों से बात करें कि हम क्या इनोवेशन करें, डॉक्टर साहब क्या किस तरह के बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर हैं जो हम राजस्थान में काम में ले सकते हैं, उनकी प्रभावशीलता को भी देखें जी। वो कितने प्रभावी हैं, किस मात्रा में काम लेना है, क्योंकि राजस्थान में उसका प्रयोग कम हुआ जी। मैं राजस्थान ही नहीं बाकी बात कहूंगा कि गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या पंजाब में जहां पे इसका प्रभाव होता है वहां पर कम हुआ। हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनौती को एक बड़ी चुनौती मारते हुए, जैसे कोविड-19 में हमने 50-60 दिन तक अपने घरों में रहे हैं, लॉकडाउन किया है, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है। क्योंकि ये कंकरेंट 2 साल 3 साल बाद जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, हम देखते हैं कि इसका प्रभाव होता है। जब इसकी संख्या कम होती है, मिकदार कम होता है, तो हम देखते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर जिले प्रभावित होते हैं। अब के अजमेर तक जो आ गई वो इसका कारण ये रहा कि जो साइक्लोन बीच में आया, तेज हवाएं आई हैं, उसके कारण ये ड्रिफ्ट होके अजमेर जिले की तरफ आ गई, वरना आने की संभावना कम रहती है। और उसका जो हमारा टिड्डी का जो वार्निंग सिस्टम है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी जो है इसका जोधपुर में मुख्यालय रखते हुए अपने 10 सर्किल बना रखे हैं। तो 10 सर्कल वही हैं जहां पे इसका प्रभाव हुआ, जैसे जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, सिरोही हुआ, जालोर हुआ। जो जिले बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं उन जिलों में ही इनके कार्यालय हैं जी। लेकिन अगर इस तरह से इसमें शिफ्टिंग हुआ तो भारत सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम अपने सर्कल कार्यालय और जिलों को भी स्थापित करें और इस पर कंट्रोल करने की बात को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ें जी। मैं राजनीति को नहीं समझता हूं, लेकिन मैं एक बात को गंभीरता से कह सकता हूं कि जब किसान को नुकसान होता है तो उसको उसकी भरपाई कर देना या उसका रिस्क को मिटिगेट कर देना या उसको कुछ पैसे दे देना, वो उसका अंतिम समाधान नहीं है। हमें इसके तकनीकी समाधानों की ओर जाना चाहिए और मैं समझता हूं धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं। बस जो आवश्यकता है वो उसमें गति बढ़ाने की आवश्यकता है जी। और मैं तो अगर इसमें बात अगर राज्य सरकार गंभीरता से सुने तो ये बात भी सोचने की जरूरत है कि इसमें प्रतिवर्ष जो है इसमें एक टास्क ग्रुप बना जाए, एक समूह बनाया जाए जो इसको गंभीरता से दे और हमेशा इस बारे में सचेत रहे। क्योंकि जैसे ही किसान को नुकसान होता है हम किसान की बात तो बहुत गंभीरता से करते हैं, लेकिन विषय को कितनी संवेदनशीलता से हम इसको देखते हैं उस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल, एक बहुत सिंपल सा सवाल, हो सकता है ऐसा कोई उपाय हो या ना हो, जब भी फसलों की बात की जाती है या फिर बीज की बात की जाती है तो किसी पर्टिकुलर बीमारी से किसी बीज को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक उस बीज में, उसकी प्रजाति में कुछ संशोधन करते हैं, अपनी तरफ से उपाय करते हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल ये कि क्या टिड्डियों के इस प्रकोप को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक या फिर जो बीजों पर हमारे काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, उनकी प्रजातियों पर, नई प्रजातियों पर काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, क्या कोई नई प्रजाति को लेकर ऐसा काम नहीं किया जा सकता इन फसलों में? कि बिल्कुल किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है। मैंने जैसा बताया यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ इसके सारे अनुसंधान के डेटा उपलब्ध हैं। जो देश जिससे प्रभावित हैं, जिन देशों के नाम भी मैंने लिए, जैसे यमन है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका में भी इसका प्रभाव होता है। ये हमारी तरफ जो आने वाली हैं उनके देशों के नाम लिए, लेकिन अन्य देशों में भी हैं और सभी देशों में इसका अनुसंधान हो रहा है। भारत में भी इसका अनुसंधान जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो स्तर पे किया जा रहा है उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। लेकिन जब ये अचानक आती है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है उस समय की चुनौती को देखने के लिए हमें इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि जब ऐसी परिस्थितियां बने, जैसा राजपुरोहित जी ने और राठौर साहब ने दोनों ने कहा कि कंटिजेंसी प्लान, तो कंटिजेंसी प्लान तो हम उसी को कहते हैं जो अचानक हमारे पास परिस्थितियां उभर कर आए और उस समय अचानक उभरी हुई चुनौतियों का हम सामना कर सकें, तब तो हमारा कंटिजेंसी प्लान सफल है। मुझे ख्याल है जब कृषि में सचिव हुआ करते थे डीबी गुप्ता जी, जो आज मुख्य सचिव है, उन्होंने कंटिजेंसी प्लान उस समय अपने स्वयं मीटिंग में बैठ के बनाया था और अभी भी भारत सरकार के जो सचिव हैं उन्होंने मीटिंग ली है और उन्होंने इसके कंटिजेंसी प्लान पर बड़ी गंभीरता से बात करने की कही है।
लेकिन चुनौती यही है कि क्या हम इस वर्ष जब हमारे पास ये चुनौती आई, हमने गंभीरता को दिखाना शुरू किया, और जब अगली बार हम पे चुनौती आएगी तब तक ये विषय जो है वो बैकसीट पे चला जाएगा और तब वो गंभीरता नहीं रहेगी। इसीलिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इस पे एक ग्रुप बने जो इस पर जैसे जैसे देशों से ये माइग्रेट होते हुए आती है, इसकी माइग्रेशन में दो चीजें चुनौती बनती हैं कि एक तो इसकी संख्या बढ़ जाती है और एक इसकी गति बढ़ जाती है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये मान लीजिए जून में आएगी और ये मान लीजिए अप्रैल के अंत में आ गई या मई के शुरू में आ गई या मई के मध्य में आ गई। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए तकनीकी अधिकारियों का समूह बनाते हुए, निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेते हुए, और जो राजनेता किसानों के निश्चित रूप से हमेशा शुभ चिंतक रहे हैं और किसानों के प्रति ही सोचते रहे हैं, क्योंकि किसान और कृषि हमारा जो अभी तक है अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। सब बैठकर इस बात पर चिंतन करें कि क्या हम ये चुनौती ले सकते हैं कि अगली बार जब ये समस्या आएगी, बिल्कुल चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कि अगली बार जब समस्या आएगी तो इस बार जो नुकसान हुआ है उससे हम उस नुकसान को 50% या 75% कम कर सकते हैं। अगर ऐसी दीर्घकालीन योजना बनती है तो मैं समझता हूं कि किसान जो हमारा केंद्र बिंदु में है और उसके प्रति हम संवेदनशील। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, और जब हमें पता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है तो हम पहले से इसके लिए कितने तैयार हैं, ये हमारी सोच और हमारी उन किसानों को लेकर हमारी गंभीरता को भी दर्शाता है। उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिक्कत ये भी सामने आ रही है कि कृषि विभाग में जो 70%, 60 से 70% पद हैं वो खाली पड़े हैं। अब इन पदों को भरने का काम तो केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, ये तो राज्य सरकार को करना है। अगर हमारे पास स्टाफ पूरा होता है, हमारे पास अगर टीम पूरी होती है, हमारे पास अगर लोगों की संख्या कमी नहीं होती जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो जिस बड़े खतरे के तौर पर हम अभी इसको देख रहे हैं उतना बड़ा खतरा हमारे सामने ये नहीं होता। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आवाज नहीं आई, वापस बोलिए। जी उपेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि 70%, 60 से 70% स्टाफ की कमी है राजस्थान में कृषि विभाग में, तो कहां हम इतने कम स्टाफ के साथ मुकाबला कर पाएंगे टिड्डी दलों से? फिर उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी तो कुछ कमियां निकल के सामने आती है कि हमारा स्टाफ ही पूरा नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, बहुत अच्छी बात कही है। 70 से 80% पिछले एक साल में तो खाली हुई नहीं सीटें। ये पिछले 5 साल में जो मदन जी राठौड़ साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इनकी सरकार ने क्या किया। जबकि राज्य सरकार ने, जो नई हमारी अशोक गहलोत सरकार है, इसने तो पिछले एक साल के अंदर सर मैं सिर्फ केंद्र सरकार की भर्तियों की बात नहीं कर रहा, राज्य दी गई है, राज्य सरकार के खाते में जो भर्तियां आती है वो भी खाली पड़ी हैं। शायद प्रेस की जानकारी ली है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि वहां किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। यदि सीटें वैकेंट है तो उनके लिए भविष्य में नई रिक्रूटमेंट भी होंगे। लेकिन राठौड़ साहब इस बात का जवाब दीजिए कि पिछले 5 साल में 70% सीटें जो खाली हुई है उनके लिए आपने क्यों नहीं? सर सारी सीटें केंद्र सरकार के खाते की नहीं है, सारी सीटें केंद्र सरकार के खाते की नहीं है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी में आती है कुछ सीटें। उपेंद्र जी, केंद्र सरकार को कहां जिम्मेदार मान रहा हूं, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। पिछली जो भाजपा सरकार थी उसने 5 साल में क्या किया था कि 70%। सर दूसरा साल चल रहा है गहलोत सरकार का, अब एक साल में तो खाली हुई नहीं है 70% पोस्टें। मुझे राठौड़ साहब से ये जवाब जानना है जी। चलिए राठौड़ साहब, एक छोटा सा सवाल। उपेंद्र जी समय बहुत कम है, उपेंद्र जी समय बहुत कम है, उपेंद्र जी समय बहुत कम है। राठौड़ साहब आपसे 2 मिनट में एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटिजेंसी प्लान को लेकर हम थोड़े से सावचेत रहते हैं, लेकिन कंटिजेंसी प्लान जहां तक मैं सोचता हूं किसी तुरंत आने वाली आपदा के लिए, टिड्डी दल हर बार आक्रमण कर रहा है तो इसे हम तुरंत आपदा की श्रेणी में अभी भी क्यों रख रहे हैं? क्यों कंटिजेंसी प्लान तक इस पर हम फोकस कर रहे हैं? राठौड़ साहब बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि कंटिजेंसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये तो आपदा तत्काल राहत पहुंचाने के लिए होती है जी। ये मैं देखिए उपेंद्र जी को भी ये बात कहूंगा कि आप राजनीति मत करो। ये जो इन्होंने अधिकारी ने जो हमको सलाह दी है कि जो विशेषज्ञों की राय लेकर के इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है उस पर चिंतन करो, स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करो, उसमें यदि लगोगे तो तब ठीक होगा। जहां तक नियुक्तियों का मामला है तो हमारी सरकार ने भी नियुक्तियां दी है और आपकी सरकार भी दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार इसमें कोई कंजूसी करेगी, आपकी सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अब वो ऐसा नहीं है, आपको भी जानकारी है और कभी भी आप 5 साल में कुछ नहीं किया, अलग से बहस कर लेंगे, उस पर अलग से बहस कर लेंगे। उपेंद्र जी मेरी बात सुनो, राजपुरोहित जी, उस पर अलग से बहस कर लेंगे। आज समस्या ये है कि हम किसान को कैसे राहत दे सकते हैं, उसका स्थायी समाधान क्या कर सकते हैं कि भविष्य में ये समस्या नहीं आए।
इसके लिए आप और हम सब मिलकर के विशेषज्ञों की राय लेकर के, सुनो, हाँ, तो हम, मैं वो बात आपसे सही कह रहा हूँ। अरे आप और हम, मैंने तो ये कहा, आप अकेले पे मत डाल, इधर उधर मत करो, विषयांतर भी मत करो। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के जहां जितना अनुभव है, विशेषज्ञों की राय लेकर के इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है कि जहां से ये उठे और उठ करके जो ही हमारे देश की सीमा में प्रवेश करे, हम तत्काल इसको रोकें, कैसे इसका समाधान कर सकें। दूसरा, किसान को कैसे मजबूत कर सकें कि किसान खुद अपने पैरों पर किस प्रकार से अपनी फसल का बचाव कर सके। इसके लिए हम सब्सिडाइज रेट पर उसको साधन उपलब्ध करवाएं, उसको केमिकल उपलब्ध करवाएं, ताकि तत्काल कोई आ जाए, हमें सरकार की ओर मुंह देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, किसान को मजबूत करें, वो अपने फसल की सुरक्षा कर सके, इसके लिए उसको साधन उपलब्ध कराएं और हम सब मिलकर के करें। बिल्कुल, आपने सही कहा जी, प्रत्यारोप मत करिए। नहीं, बिल्कुल, आप सभी ने जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसान को इससे मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार उसके लिए काम कर रही है। किसान को सिर्फ इससे मतलब है कि जिसके खाते में उसने अपना वोट दिया है, जिसको उसने जिम्मेदार बनाया है अपने भले के लिए, वो उसके लिए कुछ करे। और उसको चिंता करने की हर साल जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जरूरी है इसके लिए कि जो भी समन्वय केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच में कम पड़ रहा है, उस समन्वय को पूरा किया जाए। पैसे की कमी है, पैसा पूरा दिया जाए। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए और आने वाले खतरे को पहले भांपा जाए, ताकि किसान जिस फसल को देखकर खुश होता है, फसल के पकने पर, उस फसल के नष्ट होने पर उसकी आंखों से किसी तरह के कोई आंसू ना निकले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।